नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया, शुभ संध्या। जब हम बात करते हैं इंडिया की, भारत की, तो बात हो परंपराओं की या बात हो भविष्य की, दोनों सरोकार हमारे लिए ज़रूरी हैं। आज गुड इवनिंग इंडिया में मंडे एडिशन में हम यही बात करेंगे, चाहे परंपराओं की दृष्टि से हो या फिर भावी योजनाओं की दृष्टि से। शुरुआत करते हैं भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनीषियों की बात हो, संतों की बात हो, महात्माओं की बात हो। स्वामी विवेकानंद उनमें अपना महत्व रखते हैं और उनके जीवन के प्रसंग आज भी हमें प्रेरित करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। Little Naren was fond of playing meditation. Though it was a play, it awakened in him deep spiritual emotions. His friends would find him quietly sitting for a long time, absorbed. So deep was this absorption that sometimes he had to be shaken from it back to the normal condition of a child. And sometimes it grew more and more difficult to rouse him on such occasions. The boys of the neighborhood sometimes joined him in this pastime. One evening, when the crescent moon was in the sky and they had seated themselves in meditation posture in the worship hall, There's a cobra! Run! Run! Naren, get up! There's a cobra near you! Naren, come out! but there was no response. So they ran to his father and Kaka, who came in haste. What horror was theirs when they saw a cobra with its hood spread, as if strangely fascinated. They were afraid to call out, lest they disturb the snake and provoke it to strike. Then suddenly it glided away, and a moment later it was nowhere to be found. As soon as the cobra had left, Naren's father and Kaka ran and hugged Narendra. Why did you not run away? I was unaware of what was going around. I was feeling inexpressible bliss. कहते हैं कि किसी के भी जीवन की अगर ऐसे प्रसंग आप देखें तो अपने जीवन को सफल बनाने में बहुत मदद मिलती है। और ये भी देखा गया है कि ज़िंदगी के छोटे छोटे जो हमारे डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं, वो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। राहत इंदौरी का एक शेर है, वो कहते हैं कि फैसले लम्हात के नस्लों पे भारी हो गए, फैसले लम्हात के नस्लों पे भारी हो गए, बाप हाकिम था, बेटे भिखारी हो गए। अब भिखारी को हम अगर शाब्दिक रूप से ना भी देखें तो अगर सही समय पे सही निर्णय ना लिए जाएं तो भविष्य में क्या हो कहना मुश्किल है। जब बात आती है पेंशन की, तो हम जब सामाजिक सुरक्षा से इसको जोड़ते हैं तो जिस तरह की पेंशन बीमा योजनाओं की बात करें तो क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है और किस तरह से जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो प्रयास कर रही हैं, आज गुड इवनिंग इंडिया में इसके बारे में बात करेंगे। और आपने बहुत बार सुना होगा, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। जी हाँ, बात की जाए LIC के तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से आज हमारे साथ उसके दिल्ली मंडल 1 के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री राजेश कुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। तो सबसे पहले अगर आपसे ये समझें कि पेंशन जो है क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं तपस्या जी आपके थ्रू सभी दर्शकों का और मुख्य रूप से DD नेशनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने कम्पिटिटिव युग के अंदर भी जिस समय दुनिया भर के चैनल जिसमें देशी विदेशी सभी हैं
उसके बावजूद भी डीडी नेशनल ने अपनी भूमिका जन जन से जन मन के चैनल के रूप में बनाई और आज भी डीडी न्यूज़ इस समय भी पहले स्थान पर है, जिसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेंशन की अगर हम बातचीत शुरू करें, बहुत से लोग हैं जो अभी भी उसको लेके बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं कि पेंशन बेसिकली क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी महत्ता है, क्या कहेंगे? देखिए, इस समय पहले ही कहा जाता है कि जब बालों में चांदी हो तो जेब में सोना होना चाहिए। और अगर आप देखते हैं आने वाला समय भारत के लिए खासतौर पे अगर इस समय देखा जाए तो हमारी 25 वर्ष आयु से कम वाले इस समय 50% पॉपुलेशन है। और अगर आप 35 साल तक के इस समय तक महिलाओं और पुरुषों की संख्या देखते हैं तो वो कुल की 65% है। और अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो इस समय हमारी पॉपुलेशन लगभग 128.2 करोड़ के करीब है, जिसमें से वर्किंग फोर्स को अगर देखें तो 80.60 यानी 80 करोड़ के करीब इसमें वर्किंग पॉपुलेशन है। और अगर हम इसमें +60 पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो वो लगभग 11.2 करोड़ है। अगर आने वाले समय के अंदर इसी गणनाओं को देखते हुए देखा जाए, क्रिसल और बाकी सब की रेटिंग के हिसाब से देखते हैं तो 2030 में +60 वाली पॉपुलेशन लगभग 18 करोड़ होगी और इसी तरह 2050 में ये पॉपुलेशन बढ़कर 30 करोड़ के करीब हो जाएगी। एक चीज़ और देखिए कि अगर हम देखते हैं टोटल पॉपुलेशन की ग्रोथ तो आने वाला समय इस चीज़ का बिल्कुल द्योतक है और हमें इंगित करता है इस और कि आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री होगा, जहां एक और हमारी पॉपुलेशन 1.76% के हिसाब से बढ़ रही है। बट अगर हम उस आयु ग्रुप के अंदर एल्डरली पीपल्स को देखें, 50 साल से अधिक व्यक्तियों को देखें तो उनकी जनसंख्या में लगभग 38% की वृद्धि हो रही है। अगर सीधे सीधे शब्दों में अगर आप मेरी बात समझना चाहें तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शकों के माध्यम से भी और उनको भी कि वर्तमान के मोहजाल में हमें अपने आने वाला कल को नहीं भुलाना चाहिए। आज के डेट में जो समय है और जो इस समय न्यूक्लियर फैमिलीज, एकांकी परिवार और आने वाले समय में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है, उसके लिए जो पेंशन है वो वर्तमान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वर्तमान से अधिक आने वाले समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। दर्शकों के लिए आपने कहा कि ये समझना ज़रूरी है, तो हम भी दर्शकों से कहेंगे कि आपके मन में कोई सवाल हो, राजेश जी हमारे साथ हैं, खासतौर से पेंशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और इसमें जुड़ना चाहते हैं। LIC की भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि LIC किस तरह की योजनाएं, किस तरह की स्कीम चला रही हैं, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 23097532, ये हमारा नंबर है 23097532। और अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। तो राजेश जी, हम पेंशन के महत्व की बात कर रहे थे। क्यों ज़रूरी है पेंशन में, अगर कोई एनरोल करवाना चाहता है इस तरह की स्कीम्स में, तो क्यों ज़रूरी है ये? जी तपस्या जी, मुख्य रूप से ज़रूरी है। आज की डेट के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ती आ रही है और इस समय लगभग लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि व्यक्ति के जीवित रहने की आयु अगर एवरेज लेवल पे देखते हैं तो 65 वर्ष के करीब है, जो आगे वाले समय में 75 के करीब हो जाएगी। अगर हम देखते हैं कि जो हमारी कार्यकारी इस समय लोग भी हैं वो भी अधिकतर 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। 60 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद अगर 75 वर्ष आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा समय है जिस समय के अंदर उन्हें पेंशन की ज़रूरत है। अगर सरकारी, गैर सरकारी और बहुत से लोगों ने, जो कंपनियों ने इंश्योरेंस अपने लोगों का पेंशन के थ्रू करवा रखा है, वो भी एक बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लगभग गौण है। मैं इस समय आप लोगों को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से घोषणा की थी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के बारे में। जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना थी, उस वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अंदर भी अगर पिछली वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के जो पिछली NDA की सरकार की थी उसके अनुरूप इस वक्त हम लोगों ने कई गुना उसके अंदर पैसा लिया, मगर वो 3,22,000 के करीब लोग उस नई योजना के अंदर भागीदार बने और लगभग 9,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा इकट्ठा हुआ। अच्छा। सरकारी रूप से अगर आप देखें तो उसमें 500 रुपए से लेके 5,000 तक की पेंशन, बट जहाँ पर जनसंख्या 11.2 करोड़ के करीब है, वहाँ पर 322 तो मुझे लगता है भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने जैसी बात है। इसीलिए राजेश जी ये सवाल मन में आता है कि
क्यों पेंशन को लेके लोगों के मन में उस तरह का जज्बा नहीं दिखता, उसके महत्व को नहीं समझते, उसको अपने भविष्य से जोड़ के नहीं देखते, और ये भी शायद नहीं समझ पाते कि पेंशन के माध्यम से एक उम्र के बाद नियमित पैसा उन्हें मिलता रहेगा। जी जी, मैं तपस्या जी आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आने वाले कुछ पिछले वर्षों में देखें और अब वाले वर्षों में देखें, जो एक हमारी समाज जा रहा है वो समाज उस तरह से जा रहा है कि उनको इंस्टेंट चीज़ें ज़्यादा नज़दीक नजर आती हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की होती है कि आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ तो अभी के लिए रखें और आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ जोड़ना ज़रूरी है। आप अगर देखते हैं, हम इस चीज़ को भारत और यूरोप के साथ करके देखें तो अभी इस समय ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है, मेलबोर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2015 अभी पब्लिश हुआ है, जस्ट पिछले लगता है हफ्ते की बात है। अच्छा, उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इस इंडेक्स के अंदर टोटल जीडीपी परसेंटेज ऑफ द पेंशन एसेट्स है कि पेंशन एसेट्स कितने परसेंट है। इसमें डेनमार्क जो है, डेनमार्क का 168.9%, लगभग 170%, यानी जितनी उनकी सालाना जीडीपी है उससे भी डबल से भी अधिक उनके पास पेंशन एसेट्स हैं। जी, लेकिन राजेश जी, जब हम भारत की बात करते हैं, हमारे यहाँ जैसे बात हो रही है कि आने वाले वक्त में 2030 में 2050 में संख्या बहुत बढ़ जाएगी जो वरिष्ठ लोग होंगे उनकी, तो ग्रामीण अंचल की अगर बात की जाए तो वहाँ लोगों को पेंशन जैसी कोई स्कीम होती है, इतनी भी जानकारी नहीं। जो सरकारी नौकरी में फिर भी संभवतः उनके पास एक आइडिया रहता है इस चीज़ को लेके कि भविष्य के लिए कोई योजना है, लेकिन जो लोग ग्रामीण इलाकों में हैं, अनभिज्ञ हैं इससे, उनको अगर हमें बताना है, क्या कहेंगे आप? देखिए तपस्या जी, इसके लिए मैं यही बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इंडिया के अगर हम देखते हैं वहाँ 170% के करीब टोटल, और हमारा अभी लगभग 15% के करीब है जी। तो ये बात अपने आप में उस बात की सत्यता को बिल्कुल सिद्ध करती है कि हमारे यहाँ पर अभी पेंशन से उतनी अधिक जागरूकता नहीं है। देखिए, इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की एक पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन अक्षय पॉलिसी, और भारतीय जीवन बीमा निगम इस समय 2048 शाखाएं हैं हमारी, उसके अलावा लगभग 1381 हमारी सैटेलाइट शाखाएं हैं और लगभग 14 लाख एजेंट हैं जो सुदूर, अगर आप देखते हैं जिस प्रकार डीडी नेशनल पोर्ट ब्लेयर से लेकर लद्दाख तक या लेह तक है, उसी प्रकार भारतीय जीवन बीमा निगम भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और अभी हम लोगों ने पीछे लगभग 4 वर्ष पूर्व लेह में भी अपनी ब्रांच खोली है। तो जो भी जहाँ पर भी जनमानस की जरूरत है, जहाँ जन जन की जरूरत है, वहाँ साथ में जन और मन की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी जरूरत जो है वो मन से जुड़ने की है। बिल्कुल। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि मुझे पेंशन की जरूरत कब होगी, आर्थिक समस्या इस बात से कुछ बढ़कर है। अगर हम पेंशन अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों के लिए लेते हैं, वरिष्ठ से मेरा तात्पर्य मुख्य रूप से है पिताजी, माताजी या और ऐसे व्यक्ति जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। हमारे दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, पेंशन केवल इसलिए नहीं कि आप जिस समय 60 वर्ष के होंगे उस समय पेंशन चाहिए, इसलिए भी जरूरी हो सकती है कि आप अपने माता पिता को भी सबल प्रदान कर सकते हैं एक आर्थिक रूप से जी। और हमने ये देखा है कि जहाँ पर माँ पिताजी को अगर आप पैसे देते हैं तो वो अधिकतर पैसा घूम फिर के फिर उसी परिवार के अंदर लगता है। और सबसे बड़ी बात राजेश जी, एक जिम्मेदारी का जो है बोझ थोड़ा कम हो जाता है जब पहले से कोई व्यवस्था आप लेके चलते हैं अगर, और उसके लिए प्रयास करते हैं तो वो योजना आपके लिए आगे जाके फलीभूत होती ही है। तो दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है पेंशन को लेकर, जो योजनाएं चल रही हैं, और जैसे राजेश ने जिक्र किया कि LIC की तरफ से जो योजना चल रही है उसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आप सीधे हमसे सवाल कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं हमें। नंबर आप जानते हैं 23097532, ये वो नंबर है जहाँ आप कॉल कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो 011 ज़रूर लगाएगा। तो राजेश जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे पेंशन के बारे में, बहुत लोगों के मन में ये भी दुविधा होती है कि जब आप पेंशन के लिए कोई स्कीम में एनरोल करवाना चाहते हैं तो उसमें सवाल ये भी होता है कि बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको बहुत जगह विंडोज़ पे भटकना पड़ेगा, बहुत से फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। ये जो एक माइंडसेट लोगों का रहता है, क्या कहेंगे आप? तपस्या जी, आपने बहुत अच्छी बात कही जी। मगर मैं इसके संबंध में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अब क्योंकि कंप्यूटराइजेशन का युग है, इस युग के अंदर बहुत सी आंकड़ों से संबंधित, पेपरों से संबंधित कार्य जो थे वो खत्म कर दिए गए हैं। और अगर कोई व्यक्ति पेंशन के संबंध में आना चाहता है तो वरिष्ठजनों का सम्मान हमारा दायित्व है, और हम लोग ऑन द टेबल उस पॉलिसी को उसी समय मैच्योर करते हैं। तो 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे मुख्य रूप से उनकी फोटोग्राफ चाहिए। अच्छा।
वो ज़रूरी है। दूसरा उनका आयु, क्योंकि पेंशन निर्धारित होती है आयु के आधार पर। जी। जितनी पेंशन होगी, आयु होगी, उसके अधिक आयु पे अधिक पेंशन होगी। थोड़ा सा उदाहरण देखिए, अगर आप एक उम्र को लेकर समझाना चाहें राजेश जी। जी। मैडम, अगर आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति 35 साल का है और अगर वो लेता है तो उसके लिए हो सकता है कि 7.5% के अनुरूप आए, परंतु अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है जी। तो उसके लिए पेंशन बहुत उसके अनुपात पे अधिक आएगी। दूसरा, इसमें पेंशन के अंदर कुछ रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे पहले पेंशन होती थी कि मैंने पॉलिसी कराई, जब तक मैं चलूँगा मुझे पेंशन मिलेगी, जी। तदुपरांत खत्म हो जाता था। मगर अब इस समय जो स्कीम्स चल रही हैं वो बहुत ही ग्राहकों के अनुकूल है। अगर आप देखते हैं, जैसे मैंने पॉलिसी कराई, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे पॉलिसी के उस पेंशन के पैसे मिलते रहेंगे जी। और मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी पत्नी को उतनी ही पेंशन अच्छा। 100% मिलती रहेगी और हम दोनों की मृत्यु के उपरांत वो टोटल पैसा जो है उस ऑप्शन के अंदर, जो जीवन अक्षय की एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अंदर वो सारा का सारा पैसा हमारे नॉमिनीज को मिल जाएगा। ओके। तो जी। इसका मतलब है कि सभी चीजें साथ साथ के अंदर ही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। जी, जिंदगी सही के साथ भी आप इसका मजा ले सकते हैं, जिंदगी के बाद भी इसका मजा ले सकते हैं। तो इसकी अगर आयु सीमा की बात की जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। देखिए, इसके अंदर आयु सीमा जो है दोनों तरह से है। पहला तो अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं 30 वर्ष की आयु के अंदर हम इसे शुरू कर सकते हैं जी। और 70 वर्ष की आयु तक हम इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, आराम से ले सकते हैं। मगर मैं जैसा पहले भी कह रहा था आपसे, जी। ये थोड़ा सामाजिक सरोकार है। अगर 30 वर्ष का व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे अभी इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने माँ पिताजी को भी ये धन्यवाद स्वरूप कहें या जो भी इसको आप दूसरा नाम दे सकते हैं उनके नाम से ले सकता है। जब तक वो जीवित रहेंगे जी। वो पेंशन उनको मिलती रहेगी और उनके उपरांत वो पेंशन की राशि, टोटल अमाउंट उनके पास वापस आ जाएगा। तो उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा दायरा हो गया है। पेंशन आज की ज़रूरत भी बहुत बड़ी है। अगर आप देखते हैं डेनमार्क के अंदर इतने अधिक होने से यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सी जगह के ऊपर, नीदरलैंड को देखिए, जी। ये बोथ दे आर कमिंग अंदर कैटेगरी ए। एशिया में सिर्फ सिंगापुर है जो कैटेगरी ए के अंदर है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार इस समय डीडी नेशनल हम लोगों के साथ जुड़ा है और इस कार्यक्रम के बाद मुझे तो पूरा विश्वास है कि संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जी, आप बहुत अच्छी एक बात यहाँ पर कह रहे हैं राजेश जी कि युवाओं को आगे आना चाहिए। उमूमन हम इसको जब भी पेंशन की बात आती है वृद्धावस्था से इसको जोड़ देते हैं कि ओल्ड एज में जाके हमें इसके लिए प्लान करना है या इसकी ज़रूरत पड़नी है, लेकिन प्लानिंग तो 10, 20, 30 वर्ष पहले ही आपको करनी होगी। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि युवाओं को अब सही समय है सोचने का कि वो अपने आप को एनरोल करवाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपसे एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो एक इस प्रकार का दौर चल रहा है जिसमें इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। आप इस समय देखें तो सभी बैंक इंटरेस्ट रेट, अगर आपके पास पिछले साल कोई एफडी रही होगी तो हो सकता है वो 9% पे हो या 9.25% पे हो। अगर उसकी रिन्यूअल इस साल होती है तो उसकी इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएगा। इट मे बी 7.5 और इट मे बी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। बट इसमें जो हमारी जीवन अक्षय पॉलिसी है इसमें गारंटेड है फॉर लाइफ लॉन्ग। जी राजेश जी, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन संदीप गुप्ता है उत्तरांचल से, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी, संदीप जी नमस्कार। हाँ जी, मैं संदीप गुप्ता बोल रहा हूँ रुड़की से। ओके जी, सवाल पूछिएगा, स्वागत है आपका। मैडम ये है कि मेरे फादर जो है ना परसों रिटायर हुए हैं 31 तारीख में जी। तो उनको मतलब रिटायरमेंट पे पैसा जो मिला है अब वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। करीबन 11 से 12 लाख रुपए के बीच में उनका टोटल आना है। तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्राइवेट में एजेंट्स तो आए हैं हमारे पास, HDFC वाले भी हैं और SBI लाइफ के भी 1-2 आए हैं। तो लेकिन हम चाहते थे कि भाई LIC में हम इसको इन्वेस्ट करें, क्योंकि LIC की मेरी पॉलिसी भी 2-3 चल रही है। फादर की भी थी, वो तो मैच्योर हो गई फादर की। तो LIC से कम इतना फायदा मिलता है कि एक टाइम में सब काम हो जाता है। गवर्नमेंट की कंपनी है, तो हम चाहते थे कि भाई LIC से इसमें किस प्लान में कैसे इन्वेस्ट करें ताकि उनको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। राजेश जी, आप जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले संदीप जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर अपना स्नेह बनाए रखा और इसी का परिणाम है कि आज लगभग 78% जनता पॉलिसी के क्षेत्र में LIC से जुड़ी है। संदीप जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपके पूज्य पिताजी जो अभी रिटायर हुए हैं 2-3 दिन पहले ही, उनके लिए ये पेंशन पॉलिसी बिल्कुल सामयिक है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है इंटरेस्ट रेट और भी कम हो।
जी। क्योंकि प्रगति की तरफ जब बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होते हैं। और अगर उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप अपने पिताजी के लिए जीवन अक्षय पॉलिसी लेते हैं तो उनको पूरे जीवन भर लगातार 7.6% के करीब रिटर्न होगी उनकी। एग्जैक्टली इट विल बी डिपेंड ऑन द ऑप्शन विच दे टेक, कौन सी ऑप्शन वो लेते हैं। अगर हम उनको यही सजेस्ट करेंगे कि वो अपने लिए पॉलिसी लें और यहाँ अपनी पत्नी के साथ में ले सकते हैं अगर उनको टैक्स का कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है। अगर वाइफ के ऊपर नॉन टैक्सेबल करना है तो पत्नी के नाम से भी ली जा सकती है पॉलिसी ये, और उसके अंदर उनको पूरा लाइफ के लिए पेंशन मिलेगी, गारंटेड पेंशन है। और अगर वो अपने नाम से लेते हैं तो पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी और उसके उपरांत जो भी वो नॉमिनी होगा उनका, उस नॉमिनी को पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। क्योंकि आप लोगों का सबल ही है जो, और आप लोगों का जो हम लोगों पे विश्वास है उसी के बल पर LIC हमेशा आगे बढ़ी। राजेश जी, आपने जैसे जिक्र किया, पर महिलाओं की जब बात आती है तो हमने देखा एक उम्र के बाद वैसे भी उतनी सजगता नहीं रह जाती है, और जब स्कीम्स की बात हो, सरकारी तंत्र में जब इस तरह की कोशिशों की बात हो तो वहाँ महिलाएं थोड़ा सा और पीछे रहती हैं। तो अगर हम आपके जैसे एजेंट्स हैं और पूरे भारतवर्ष में आपका नेटवर्क है, तो जो लोग LIC से जुड़ते हैं इस तरह की योजना के लिए, तो महिलाओं को किस तरह की दिक्कत ना आए इसके लिए खासतौर से कुछ मेजर्स लिए जाते हैं? तपस्या जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या भी है। अभी ये देखा गया है कि जहाँ पर एल्डरली लोगों के अंदर। राजेश जी माफी चाहते हैं, यहाँ ये बात हम जारी रखेंगे आगे, लेकिन अनूप हैं नोएडा से, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो अनूप, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी अनूप, स्वागत है आपका। मैम, सवाल मेरा ये था कि मेरी उम्र 32 साल है वैसे अभी, और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी कंपनी में कोई पेंशन के रिगार्डिंग कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैं जानना चाह रहा था, जैसे LIC में भरोसा भी है, तो कोई ऐसा सुझाव दीजिए कि मेरे बेनिफिशियल हो मेरे लिए। जरूर जी राजेश जी। अनूप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिसीज़ पेंशन की 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ये हो सकता है जैसा कि आपकी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है और आप नोएडा से ही बात कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी के लिए भी ग्रुप सुपरएन्युएशन स्कीम हो सकती है, जिसमें इस समय 18 लाख से लोग अधिक इसके अंदर जुड़ चुके हैं और करीब 140 करोड़ रुपए से अधिक का पेंशन फंड इसके अंदर है। उसमें भी पेंशन ली जा सकती है। और उसके अतिरिक्त, जैसा मैं अभी पहले भी इस प्रोग्राम को अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि हम बता रहे थे कि जितना जल्दी एज के ऊपर आप पेंशन लेते हैं उतना आपको फ़ायदा है। मगर इसको अगर सामाजिक सरोकार से देखते हैं तो आपके परिवार में कोई वरिष्ठजन हो, आप उसके नाम से भी ले सकते हैं और उसके अंदर भी आपको लगातार पिताजी, माताजी, उन लोगों को आप अपना आर्थिक सबल भी प्रदान करेंगे। और मैंने देखा है जब किसी व्यक्ति के पास पेंशन लगातार आती रहती है तो उसका मनोबल के साथ साथ आर्थिक बल तो बढ़ता ही बढ़ता है, बट उसका शारीरिक बल भी साथ साथ में अच्छा रहता है। तो ये मुझे इनको धन्यवाद करते हुए बड़ा खुशी होती है कि आज देखिए यंग जनरेशन 32 साल के अनूप जी हम लोगों के साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम के थ्रू। तो बाकी जो भी इस प्रकार के हमारे और यंगर साथी आएंगे, वो आने वाला समय अच्छा, भविष्य अच्छा नजर आता है। हम महिलाओं की बात कर रहे थे राजेश जी, उनके लिए आप कुछ बता रहे थे किस तरह से चीज़ें सरल हैं। देखिए, महिलाओं के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है। हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप वरिष्ठ जनों की बात करें तो जो वरिष्ठ जन हैं उनमें 52% आज की डेट में, बहुत बड़ी समस्या है ये, 52% पुरुष जो हैं वो 100% किसी और के ऊपर निर्भर हैं जी। और उसी अगर आंकड़े को आप देखते हैं तो ये आंकड़ा महिलाओं की संख्या में 72% है जी। तो ये जी इसलिए ज़रूरी है कि महिलाओं को इस चीज़ के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और हम लोगों को भी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हम जिस प्रकार महिलाओं को लगातार घर खर्च के लिए पैसे देते हैं, अगर हम उनकी पेंशन इस प्रकार की लगा देते हैं जिससे कि घर का खर्चा भी और वो आर्थिक रूप से भी सबल हो। जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके लिए इस प्रकार की पॉलिसी लेना हमेशा ही एक बहुत अच्छा विषय रहा है। और हमारे अभिकर्ताओं की संख्या देखें तो उसमें 50% से अधिक महिला भी करता है। अच्छा जी। राजेश जी, जालंधर से कॉलर है गुरुदीप जी, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो गुरदीप जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो जी गुरदीप जी, स्वागत है आपका गुड इवनिंग इंडिया में। क्या सवाल है आपका? ऐसा है, ये जो जीवन, हाँ जी मिल रही है, मैं ये पूछना चाहता था, ये जो जीवन अक्षय, हाँ जी, हाँ जी, ये जो जी पूछिएगा।
जीवन अक्षय जो पॉलिसी है जिसकी ऐड आज अखबार में आई है, वो 60 से मेरे ख्याल 85 साल तक के लोगों के लिए है जी। उसकी डिटेल मुझे बताएं। जरूर राजेश जी। गुरदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर आज पैसा जमा कराते हैं तो आपको अगले महीने के पहले दिन से ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर आयु के अनुसार और ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन ए से लेके ऑप्शन एफ तक है इसके अंदर, उन ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को इसके अंदर पेंशन मिलती है। अगर कोई भी पैसा जमा कराता है, एक बार पैसा जमा कराना होता है, बार बार जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, और कॉन्टिन्यूटी पूरे लाइफ भर के लिए। और अब आप जैसे मैडम बता रहे थे कि ये भी समस्या नहीं रही कि बहुत अधिक कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। आपको केवल एक बार अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होंगी, और उसके बाद में हर महीने के शुरू में अगर आप चाहते हैं आपको पेंशन मंथली मिले तो मंथली आधार पर, अगर आप चाहते हैं कि आपको एनुअल पेंशन मिले तो आपको एनुअल आधार के ऊपर भी पेंशन लगातार मिलती रहती है। जी राजेश जी, एक सवाल मन में आता है, जब महिलाओं की बात चली, मान लीजिए किसी पुरुष ने वो अगर स्कीम में एनरोल किया है, पॉलिसी ली है जी, और भगवान ना करे निधन हो जाता है उस व्यक्ति का जी, उनकी पत्नी, अब जैसे आपने बताया कि वो अब उसके लिए होल्डर है, लेकिन वो फिर आके आप लोगों से खुद अप्रोच करेंगी या कैसे ये सब होता है? क्योंकि फिर वही मसला रहता है कि बच्चों पे आप निर्भर होते हैं, वो फिर उस तरह से पैसे का जब मामला आता है तो वो ट्रस्ट का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है कि आप खुद अगर वो आना चाहती हैं आप तक, तो किस तरह से आप सरलीकृत तरीके से इसको लेके चलते हैं? इसके लिए तपस्या जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने विशेष रूप से जब भी कोई वरिष्ठ जन हमारे यहाँ आता है तो उसका एक अलग से हम लोगों के ब्रांच मैनेजर के पास डायरेक्ट जा सकता है, डायरेक्ट बात कर सकता है। और इसी तरह से जब कोई भी आता है, हमने देखा बहुत बार ये समस्या आती है, कागजी कार्रवाई के अंदर उन्हें परेशानी होती है, तो इसके अंदर अधिक कागजी कार्रवाई नहीं होती। हाँ, केवल एक चीज़ है, कुछ ना कुछ हम लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, सतर्कता बरतनी पड़ती है। मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य चाहिए। उसके अलावा जो नॉमिनी है, उस नॉमिनी की तरफ से एक साधारण सरल फॉर्म होता है, अच्छा, दावा फॉर्म होता है, वो दावा फॉर्म उसको देना पड़ता है मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ में। वो 2 दावा पत्र के देने के बाद में अपना बैंक डिटेल्स देनी होती है उनको कि ये मेरी बैंक डिटेल्स है, पहले बैंक डिटेल्स ये थी, अब मृत्यु उपरांत ये बैंक डिटेल्स ये वाली है जी। तो उन बैंक डिटेल्स के अनुसार हम लोग उसको इमीडिएटली ट्रांसफर कर, मतलब बहुत सारा भटकना नहीं पड़ता, बहुत सिंपल हो चुकी चीजें। गुड़गांव से कॉलर राजेश जी, उनको लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है गुड इवनिंग इंडिया में। सवाल पूछिएगा अपना। मैम, मेरे को अपने फादर के रिगार्डिंग सवाल पूछना था सर से। मेरे को ये पूछना था, मेरे फादर एक्चुअली आर्मी से रिटायर्ड हैं और वो पेंशन ले रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई स्कीम है? और एक मेरे को पूछना है मेरी वाइफ के बारे में, तो एक्चुअली वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उनके लिए भी कुछ इस टाइप का इन्वेस्टमेंट हो सकता है सर? जी सर, इनका नाम नहीं पता लग पाया हमें, कोई बात नहीं, हम इन्हें हमारे हाँ जी, नवीन जी हमारे जो जागरूक साथी दर्शक जी ने हमसे जो पूछा है, हम उसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये जो पेंशन है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है, आप अपनी ओर से लेते हैं। इसके लिए जो आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको अतिरिक्त पेंशन होती है। इससे दूसरी पेंशन से, बेशक वो आर्मी की पेंशन हो या दूसरी पेंशन हो, उससे इसको नहीं जोड़ा जाएगा। जो आपको इसमें मिल रहा है वो इसमें मिलता रहेगा, जो दूसरे में मिलता था वो दूसरे में मिलता रहेगा। दूसरा प्रश्न उनका था अपनी पत्नी के संबंध में कि उनकी पत्नी भी उसी प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो लेना चाहती हैं, वो भी इसी प्रकार से एडिशनल पेंशन के लिए जीवन अक्षय योजना जो हमारी है उस योजना को ले सकती हैं। बहुत सुंदर। तो राजेश जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं इस समय आपको, चाहे वो किसी भी उम्र से हो और किसी भी जेंडर के हों, जरूर एनरोल करेंगे और भविष्य के लिए योजना बनाएंगे। आप कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से आपको साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये तो बात हुई सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना की, लेकिन हम जब बात करते हैं जीवन में आगे बढ़ने की, तो उसमें हर एक पल हम लोगों को कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमेशा कहा जाता है। बात की जाए भारतीय मानव ब्यूरो की, तो उनकी तरफ से जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उसमें एक्सीलेंस जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरे देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, प्रयास यही होता है कि उसको और बेहतर किया जाए, और उसके लिए अगर आपको अवार्ड मिले तो कहना ही क्या। पिछले दिनों ऐसे अवार्ड्स दिए गए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में, आइए देखते हैं।
भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से विश्व मानक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस सेमिनार में गुणवत्ता की आवश्यकता को जीवन के हर क्षेत्र में अहम बताया गया। Excellence is not by accident. It is a process where an individual, and when we include individuals make organization. So therefore an organization, and when we include organization, the organizations build nation, and therefore a nation continuously strive to better oneself. So wherever you are, whatever you are doing, if we make a small iota of a step towards improving our own style of working, improving our own little bit, this adding little things suddenly grows and becomes much bigger, and therefore you achieve excellence. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता का मानक स्थापित करने वालों को राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार से सम्मानित करना रहा। पुरस्कृत होने वाले प्रतिभागियों के लिए ये मौका खास बन गया। राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड इस बार हमें दूसरी बार प्राप्त हुआ है। ये एक हमारे लिए और जयपुर के लिए और राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है कि कंपनी नेशनल लेवल पे क्वालिटी के लिए सर्टिफाइड हो रही है। हमारी कंपनी न केवल हिंदुस्तान में अपना माल बेच रही है, बल्कि दुनिया की 13 बड़े देशों में हम अपना माल एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जिसमें जापान, जर्मनी, पोर्चुगल, यूके के देश भी शामिल हैं। इस तरह हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आसानी से अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेचा जा सकता है और कहीं बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस तरह के सेमिनार हमें और बेहतर करने को प्रेरित करते हैं। राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड सेरेमनी, जिसका आयोजन NDMC कन्वेंशन सेंटर में पिछले दिनों हुआ, और अवार्ड्स की जब बात आती है तो फिर हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो बेहतर करे ताकि उसका जो काम है सराहा जाए। बात करें अगर खादी की, तो खादी शब्द सुनते ही सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो है महात्मा गांधी का। जी हाँ, बापू का। और बापू ने कहा कि जो खादी है वो वस्त्र नहीं, वो विचार है। और सच बात है कि खादी हमारी परंपरा से जुड़ा है। स्वतंत्रता आंदोलन की जब बात आती है तो हमने देखा खादी ने किस तरह से वहाँ भी अपना रोल जो है वो अदा किया। अब आज की अगर परिदृश्य में बात की जाए तो खादी में रोजगार के अवसर क्या हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें जाया जा सकता है, देखते हैं। हथकरघा भारत की सदियों पुरानी भारतीय हस्तशिल्प परंपरा से जुड़ा है। ये भारतीय हस्तशिल्प का वो समृद्ध रूप है जिसने भारतीय सभ्यता को एक पहचान दी। सदियों से ही विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रही। प्राचीन काल में लोग छोटे कार्यों में तल्लीन थे। इसी में से एक उद्योग था जुलाहा। आज वर्तमान में इसी उद्योग को हथकरघा उद्योग के नाम से जाना जाता है। खट्टी पर सूत बिठाते घंटों अपने काम को अंजाम देने में जुटे कारीगर शिल्प कला को एक नई परिभाषा देने में जुट रहे हैं। भारत की जलवायु और संसाधनों की उपलब्धता के कारण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत में हस्तशिल्प की एक नई परंपरा और नए मानक जुड़ते गए। धीरे धीरे इन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और परंपरागत विचारों को एक नया दर्शन प्रदान किया। हथकरघा स्वतंत्रता संघर्ष का गवाही नहीं बल्कि एक बड़ा हथियार भी साबित हुआ। इसी खादी ने लोगों को एक करने और अंग्रेजी ताकत से लड़ने में महत्वपूर्ण अस्त्र भी दिया। भारतीय असहयोग आंदोलन के क्रम में बापू ने यह कहा था कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, और बापू ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन में खादी को प्राथमिकता दी थी।
जिसमें उन्होंने पहली शर्त रखी थी कि अपने हाथों से कताई बुनाई कर खादी वस्त्र पहनने वाले लोग ही असहयोग आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता माने जाएंगे, जिसके चलते लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। आजादी के बाद देश के तमाम गांव एवं पंचायतों में खादी के कपड़ों की दुकानें खोली गई, जिनमें हथकरघे के माध्यम से सूत की कटाई, बुनाई, सिलाई का काम प्रारंभ किया गया। अंग्रेजी शासन से लेकर आज के आधुनिक युग में भी इस कला ने अपने को नए नए सोपानों पर ढालने का प्रयास किया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, जिसकी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग जगह है, जिसके चलते विश्व की निगाहें आज भी कला संस्कृति की खोज में भारत की ओर रुख करती हैं। अगर राज्यवार हथकरघा पर नजर डाली जाए तो कश्मीर की पश्मीना शॉल, हिमाचल की कुल्लू शॉल, उत्तराखंड की लोही शॉल, उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी, बिहार की भागलपुर सिल्क, असम की मूंगा सिल्क, नागालैंड की नागा शॉल, पश्चिम बंगाल की जामदानी साड़ी, झारखंड की तुषार सिल्क, छत्तीसगढ़ की कोसा सिल्क, आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली साड़ी, पंजाब की फुलकारी, केरल की बलरामपुर साड़ी, गुजरात की कच्छ शॉल, मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी, राजस्थान की कोटा साड़ी, ये कुछ हस्तशिल्प के ऐसे उदाहरण हैं जो भारत की समृद्ध कला, जड़ों से जुड़ी भारतीय परंपरा को और समृद्ध बनाती हैं। हथकरघा उद्योग का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। तो खादी के बारे में हमने देखा कि रोजगार की जब बात आती है, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में खादी जो है किस तरह से धीरे धीरे फल फूल रही है। बात जब हो रही है करियर की, बात हो रही है अपॉर्चुनिटीज़ की, बात हो रही है रिक्रूटमेंट की, तो एकेडमिकली अगर हम देखते हैं तो मैथ्स और सांख्यिकी, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, इसमें क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, इस बारे में बात करने के लिए गुड इवनिंग इंडिया में हमने आमंत्रित किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं संध्या सिंह जी, आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में ऑफिसर हैं, बहुत बहुत स्वागत है संध्या जी आपका। और साथ ही हमारे बीच डॉक्टर नीलू तिवारी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में, आपका भी हार्दिक अभिनंदन गुड इवनिंग इंडिया में। और दर्शकों, अगर आप हमारे दोनों मेहमानों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर वही है 23097532, और अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 ज़रूर लगाइएगा। तो संध्या जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करें। अगर बात होती है स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स जब हम कहते हैं तो इसमें एवेन्यूज़ जो हैं बहुत वेग लगता है सुनने में, क्या कहेंगे? आप सही कह रहे हैं, बात तो सही है कि थोड़ा वेग लगता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है जी, ये एक बीच की कड़ी है। स्टैटिस्टिक्स को आप हर सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं छोटे संदर्भ में कहूँगी कि कोई भी बड़ा काम बिना स्टैटिस्टिक्स के अधूरा है। कहीं भी आपको कोई रिसर्च करनी है, कुछ एनालिसिस करना है, कोई भी डेटा देखना है, तो बिना स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज के या बिना एनालिस्ट की सहायता के आप सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते जी। कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, हर चीज़ के लिए आपको बेसिक डेटा चाहिए होता है, और उस बेसिक डेटा की एनालिसिस जो है वो एक स्टैटिस्टिक्स का जानकार ही कर सकता है। तो सही अर्थों में स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी सेक्टर अधूरा है। जब अगर हम करियर की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में करियर आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक आपका गवर्नमेंट का सेगमेंट आता है, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। जब से प्राइवेटाइजेशन का ज़माना आया है 1995 ऑनवर्ड्स, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स को ऑफ टेक हो रहा है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स आपके हैं, आप छोटे से ले लीजिए बड़े तक, इवन इंटरनेशनल गोल्डमैन सैच जैसे भी जो कंपनीज हैं वो भी सीधा कैंपस से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के या IITs वगैरह के कैंपस से लोगों को लेकर के गए हैं। तो इसमें जैसे गवर्नमेंट सेगमेंट है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें गवर्नमेंट सेगमेंट में आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं। एक तो होता है अब आपका सबऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। सबऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में बेसिकली जो आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है या आपका जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें ग्रुप बी लेवल की पोस्ट होती है, जिसका ऑल इंडिया में नेटवर्क है, और उसमें आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के रूप में एंट्री ले सकते हैं, जिसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन MSc स्टैटिस्टिक्स है। बेसिकली MSc और MA दोनों हो सकता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स
में, आर्ट साइंस दोनों में, हाँ, तो आर्ट और साइंस दोनों में ही शामिल है, तो उससे आप एंट्री ले सकते हैं। उसके लिए आपका एसएससी एग्ज़ाम करवाता है और हर साल उसमें इनटेक होती है। उसके अलावा इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है, उसकी भी क्वालिफिकेशन आपकी एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स या एमए इन स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपका ऑपरेशन रिसर्च पे आ जाता है, उस के जरिए आप यहाँ पर यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में इसका एग्ज़ाम होता है। और इसके लिए फॉर्म आपके आ जाते हैं फरवरी मार्च में फॉर्म आ जाते हैं, तो मई तक इसकी लास्ट डेट होती है नॉर्मली। उसके साथ ही सिलेबस वगैरह भी सब कुछ होता है। हालांकि इसके लिए अभी तक कोई कोचिंग संस्थान या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप तैयारी करके उसमें जा सकते हैं। जी नीरू जी, ऐसे बात हुई स्टैटिस्टिक्स की उसके हम देखते हैं कि वो लिंक है एक तरह से, आप किसी भी स्ट्रीम में जाएं, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एग्रीकल्चर हो, सब में इसकी ज़रूरत है। मैथ्स की जब बात आती है तो बहुत लोगों को तो मैथ्स सुनते ही फोबिया हो जाता है कि अलग ही बिल्कुल अपने आप में लगता है टफ स्ट्रीम है। लेकिन जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और मैथ्स को ही परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एवेन्यूज़ आप देखती हैं? अगर हम मैथ्स की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैथ्स है क्या। बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इंक्लाइन टू लर्न। तो एवरी टाइम हम वी आर प्लेइंग विद द नंबर्स, और मैथ्स इज़ नथिंग बट द लॉजिक, एनालिसिस एंड रीजनिंग। तो विदाउट नंबर वी कैन नॉट सर्वाइव नाउ डेज। तो चाहे हम किसी भी एरिया में देखें, चाहे सोशल साइंसेज में देखें या लाइफ साइंसेज में देखें या हम मार्केटिंग रिसर्च में देखें, हर जगह हम नंबर के साथ ही डील कर रहे हैं। सपोज़ या अगर आप मैथ्स 10th प्लस, अगर हम 10th तक आप मैथ सर्वाइव करते हैं, उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं या इंजीनियरिंग लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं या इकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक्स या आप कॉमर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अकॉर्डिंगली आप 12th के बाद आप डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स के बाद टीचिंग ऑप्ट करना चाहते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT भी अरेंज करता है MSc, उसके हैं आप 55% BSc में अगर आप कैरी करते हैं, उसके बाद आप MSc का एंट्रेंस वहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद आप PhD वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लस दूसरी चीज़ आप एरोनॉटिकल्स में जा सकते हैं या डिफरेंट एरियाज़ हैं। इवन अभी एक नया सब्जेक्ट लॉन्च हुआ है, मैथमेटिक्स फिनांस। इसे आप क्वांटिटेटिव फिनांस भी बोल सकते हैं। ये अभी बहुत ही न्यू सब्जेक्ट है, तो इसमें काफ़ी बच्चे जो मैथ्स ग्रेजुएशन में जिन्होंने मैथ्स लिया हुआ है, वो काफ़ी बच्चे इस एरिया में जा रहे हैं और इवन इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। ट्रेडिंग में काफ़ी बच्चे प्लेस हुए हैं या फॉरेन एक्सचेंज में काफ़ी बच्चे इसमें वर्क कर रहे हैं। तो जी, लेकिन हम देखते हैं कि मैथ्स को लेके हमेशा एक डिलेमा रहता है, इसलिए कि बहुत लोगों को लगता है कि मार्किंग उसमें बहुत अच्छी रहती है, एकदम क्लियर रहती है। लेकिन उतना वही जो लॉजिक की आपने बात की, रीजनिंग की बात की, तो वहाँ एक मिस्टेक जो है वो भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। पूरा रिजल्ट आपका उससे जो है वो तितर बितर हो जाता है। तो फोकस जो है वो कितना ज़रूरी है? देखिए, बुकिश नॉलेज अगर हम लेके चलते हैं, केवल बुकिश हमें लेना है, तो मैथ्स थोड़ा फोबिया बन जाता है। तो इसको प्रैक्टिकली अगर आप बच्चों को आप लर्न कराते हैं, देन दे कैन बेटर अंडरस्टैंड। प्रैक्टिकली मीन्स आप उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे, लाइव केस स्टडीज़ देंगे, तो अपने तरीके से वो लोग जब इसको हैंडल करते हैं, देन दे कैन लर्न मोर। तो मैथ्स तो जैसे अबेकस चला हुआ है या वैदिक मैथ्स है, ये लोग शॉर्टकट ट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं, तो प्रैक्टिकली दे कैन लर्न मोर। जी, संध्या जी, हमने देखा है कि अगर कॉमन मैन की दृष्टि से बात करें, बच्चों से अगर पूछा जाए आप क्या कर रहे हो, तो स्टैटिस्टिक्स को लेके बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। स्टूडेंट्स की बात अलग है कि उनको मालूम है, लेकिन जब गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है उनको आफ्टर 10th और 12th से, मे बी आफ्टर कॉलेज ऑल्सो, तो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या स्ट्रीम्स हैं, डिसिप्लिन हैं जिसमें जाया जा सकता है? तो वहाँ बच्चों के साथ एक दुविधा रहती है, तो कैसे गाइड करेंगे आप? देखिए, स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोप है वो 12th के बाद ही शुरू होता है। जी, तो जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्टैटिस्टिक्स में ऑनर्स भी करती हैं, उनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक है। अदरवाइज़ आपको सिंपल फिज़िक्स मैथ्स स्टैट्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री स्टैट्स, इस टाइप के कॉम्बिनेशन 2-3 जो है, बेसिकली जो मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे जाते हैं उनके लिए स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन BSc में होता है। और जो आर्ट्स स्ट्रीम में भी बच्चे जाते हैं उनके लिए BA का ऑप्शन होता है। तो 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स या आर्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ में आप स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यही होती है कि आपका 12th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वो उसमें ग्रेजुएशन करके
ग्रेजुएशन के बाद स्टैटिस्टिक्स में बहुत ऑप्शंस हैं। आप अपना एक्चुरियल साइंसेस है, बीएससी के बाद आप उसमें जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं। बैंकिंग के अलावा आजकल आप आरबीआई का ग्रुप भी ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। आरबीआई के अलावा जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, डिफरेंट कंपनीज में एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, LIC या इस टाइप की जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पर एज अ इंश्योरेंस राइटर आप जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जहाँ तक गाइडेंस की बात है, या मैं उसके लिए आपसे एग्री करूँगी कि उसके लिए प्राइवेट पे या कोई कोचिंग संस्था इस टाइप की अभी नहीं है, क्योंकि ये बीच का सब्जेक्ट है। तो उसके लिए बेसिकली जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वो लोग ही गाइडेंस दे पाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है अभी। बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हो, और उमूमन होता भी है। तो दर्शकों से हम कहेंगे आपके मन में अगर कोई सवाल है स्टैट्स को लेके या मैथ्स को लेके, 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। नंबर हमारा वही है 23097532, और अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल करें तो 011 ज़रूर लगाइएगा। तो जैसे बात हो रही थी उसमें नीलू जी की मैथ्स जो है वो नंबर का गेम है पूरा एक तरह से, बहुत सिंपल तरीके से आपने कहा, लेकिन जब हम करियर के एंगल से इसको देखते हैं तो पूरा आपका एक डिसिप्लिन आप फॉलो करते हैं, उस पर बहुत स्टडी करना पड़ता है, तब जाके कहीं आप पहुंचते हैं। तो पेरेंट्स की जब बात आती है बच्चों को इस मामले में गाइड करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, तो क्या लगता है आपको कि कितना ये सही है अपने आप में कि वाकई अगर बच्चा चाह रहा है तो उसको एनकरेज किया जाए? देखिए 10th तक तो आजकल कंपलसरी है कि 10th तक तो वो मैथ्स कैरी करते ही हैं। तो 10th के बाद अगर उनको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग लाइन के लिए वो ऑप्ट कर सकते हैं, वो 12th में मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। अगर उनको मैथ्स में थोड़ा फोबिया है तो मुझे लगता है उनको 10th के बाद कॉमर्स या और दूसरे सब्जेक्ट आर्ट्स में चले जाना चाहिए, और इंजीनियरिंग लाइन होगी, या 10th के बाद कंप्यूटर साइंटिस्ट की काफ़ी अच्छा है स्कोप, एनवायरमेंटल एनालिस्ट का बहुत अच्छा कोर्स है, या ट्रेडिंग में जा सकते हैं फिनांस के थ्रू। मैंने अभी आपको बताया ही कि फिनांस के थ्रू ट्रेडिंग में जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे ओपन एरियाज़ हैं। और बाकी तो बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में विदाउट मैथ्स तो कुछ है ही नहीं। वहाँ तो 10th प्लस के बाद 50% मार्क्स अगर 10th में वो कैरी करते हैं तो PO के एग्ज़ाम आफ्टर 12th PO का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं, या इन्वेंट्री स्ट्रेटजिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च के लिए जा सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, मैनेजमेंट के लिए जा सकते हैं। मैनेजमेंट करने के बाद तो काफ़ी लाइन ओपन हो जाती हैं। तो मैथ्स तो मुझे लगता है कि बेसिक है जी। हाँ, हर एरिया में मैथ्स इज प्लेइंग द वाइटल रोल। विदाउट अगर आप कोई प्रोडक्ट भी न्यू मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो तो भी नंबर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। सबसे पहले आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अरेंज अ केस स्टडी, यू विल अरेंज अ सर्वे फर्स्ट। तो अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे यू कैन टेक द रैशनल रिसर्च, रैशनल डिसीजन। कि इधर पहले एक टाइम हुआ करता था जब सारे ऑर्गेनाइजेशन पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे चला करते थे। आज के टाइम में हर कोई रैशनल डिसीजन चाहता है। बिल्कुल। तो नीरू जी, ये आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बिहार से राम बालक हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी राम बालक जी, स्वागत है, सवाल पूछिएगा। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। नमस्ते जी नमस्कार, सवाल पूछें आप। जी, मुजफ्फरपुर से राम बालक सिंह बोल रहे हैं मैडम। हाँ जी। जी, जानना चाह रहे हैं कि बिहार के बाहर, ये जो बिहार है हमारा, मुजफ्फरपुर जिले से बोल रहे हैं, बिहार के बाहर अच्छी संभावनाएं कहाँ है स्टैटिस्टिक्स में? जी जरूर मैम, संध्या जी आपसे ये सवाल है। बिहार के बाहर अगर आप संभावनाएं देखना चाह रहे हैं तो प्रीमायर इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये इसकी जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो कलकत्ता में है, जो आपके लिए सबसे पास पड़ेगा। उसके अलावा इसकी एक ब्रांच आपकी बैंगलोर में है, ISI बैंगलोर है, फिर ISI दिल्ली है। उसके नीचे आपके जो IITs हैं, जैसे IIT कानपुर में भी आपको MSc स्टैटिस्टिक्स की सीट मिल जाएंगी, IIT दिल्ली में भी है, IIT मुंबई में भी है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ से इन जगहों से करने के बाद में आपको सीधा प्लेसमेंट मिल जाएगी प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पूरा कैंपस हो जाता है इन जगहों पर। जैसे ISI कलकत्ता आपको एम स्टैट की डिग्री देता है, M.Tech इन स्टैटिस्टिक्स, ये उनकी डिग्री होती है।
और इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन में बिहार से बाहर परस्यू करना चाहें तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, जो मेजर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मिल जाएगा। आपके लिए सबसे, जैसे मुजफ्फरपुर से पास पड़ेगा, आप BHU आ सकते हैं। उधर आप कैलकाटा चले जाएंगे तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जानने वालों की कमी नहीं है। कैलकाटा BHU में भी आप बता रहे हैं कि इसके हाँ, लिए courses BHU हैं। में है, BHU में आप कर सकते हैं, IT BHU में भी है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दोनों के अंदर स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में अवेलेबल है। लेकिन संध्या जी, जैसे हमने पहले देखा है कि बहुत लिमिटेड स्कोप हुआ करता था, टीचिंग में चले गए, फिर IT में चले गए, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन कंप्यूटर्स के आने के बाद आप सिस्टम एनालिस्ट हो सकते हैं। अब एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी जुड़ गई है तो वहाँ भी बहुत स्कोप बढ़ गया है। बैंकिंग इंश्योरेंस की हम बात कर ही रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर अब ये निर्णय आपको करना है कि क्या आपके लिए सही ऑप्शन है, तो क्या कहेंगे आप दर्शकों से? मैं दर्शकों से यही कहूँगी कि स्टैटिस्टिक्स ऐसी फील्ड है जिसके लिए अगर आपने मैथ्स बेसिक पढ़ा हुआ है तो उसके बाद आप उसमें ग्रेजुएशन करके कहीं पर भी लग सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में जाएं, सब जगह स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। बस आपको अपने आप को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, अपने नॉलेज को दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैडम ने भी, नीलू मैडम ने भी आपको बताया कि रेशनल डिसीजन मेकिंग रेशनल हो रही है, और उसके लिए जब तक आपके पास बेसिस नहीं होगा, डेटा का बेसिस नहीं होगा, एनालिसिस नहीं होगी, तब तक वो प्रॉपर डिसीजंस नहीं लिए जा सकते हैं। तो इसलिए आप बगैर इसके काम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टीचिंग पहले होता था कि हमारे पास केवल लिमिटेड या तो गवर्नमेंट जॉब्स थे या टीचिंग में लोग चले जाते थे, या चार्टर्ड अकाउंट बन गए। अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप बिजनेस एनालिसिस बन सकते हैं, या आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, किसी भी कंपनी में आप लग सकते हैं एज एन एनालिस्ट। जितनी भी आपकी जो बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स का जो बेसिक है वो स्टैटिस्टिक्स है। मैथ्स और स्टैट्स ही उसके बेसिक हैं। बिजनेस एनालिस्ट हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है। वो आपका एक कॉल सेंटर होगा, वहाँ भी बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है। वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी एक एनालिस्ट की ज़रूरत है। आपके जो साइंटिस्ट होते हैं वो डेटा तो कलेक्ट कर लेते हैं, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके कि हाँ इस टाइम पर, जैसे मान लीजिए कोई बायोलॉजी का ही डेटा है, वो डिफरेंट उसके ऑब्जर्वेशंस तो ले लेंगे, लेकिन उसको एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, केस स्टडी है, पूरा में ज़रूरत है उसमें। तो उम्मीद ये करते हैं, जिस तरह से बात हो रही है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो बच्चे हैं जो आगे पढ़ाई करके आगे आ रहे हैं, उनको बहुत से अच्छे स्कोप एवेन्यूज़ मिलेंगे। आप दोनों का, नीलू जी, संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने शेयर की हमारे साथ। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो बात हुई करियर एवेन्यूज़ को लेके कि मैथ्स की बात करें, स्टैट्स की बात करें, तो कौन कौन से एवेन्यूज़, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें हैं। अब थोड़ा सा लाइटर नोट पे हम चलते हैं, आपको प्रदर्शनी दिखाने के लिए। सिल्क फैब के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में एक एग्जीबिशन चल रही है, और अच्छी बात यह है कि एग्जीबिशंस में एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही मंच पर अलग अलग स्टेट्स के लोग जो हैं, जो आर्टिस्ट हैं ख़ास तौर से, वो अपनी कला का प्रदर्शन कर पाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 26 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ये प्रदर्शनी चल रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं। ये सिल्फैब प्रदर्शनी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 26 तारीख से लेकर 8 तारीख तक चल रही है। ये सिल्फैब प्रतिवर्ष यहाँ पर लगती है, जिसमें 15 स्टेट भाग ले रहे हैं। जितना भी अपने स्टेट में हिंदुस्तान की तमाम साड़ियाँ, सूट, ड्रेस मटेरियल सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। एग्जीबिशन जो लगी हुई है उसको मैंने देखा घूम के। इस बार की एग्जीबिशन बहुत ही अच्छी है। कलमकारी करते हैं। एक साड़ी को बनाने में तकरीबन महिलाओं को 1 महीना का वक्त लग जाता है।
यहाँ हमारे यहाँ जितने भी है वर्क जो होता है सारा प्योर के ऊपर हैंड वर्क होता है। हाथ से काम करके कारीगर वगैरह जो हमारे मेंबर हैं वो इसको बनाते हैं। बना करके इसको हम हर एग्जीबिशन में बेचते हैं और जो लोग बाग इसको बहुत पसंद करते हैं। हेirloom साड़ी है ये हमारा प्रोजेक्ट है और इस तरह का हम लोग साड़ी बनाते हैं सर। तो इतने सुंदर कलर डिज़ाइंस देख के आपकी भी ज़रूर इच्छा हो रही होगी। ज़रूर जाइए सिल्क फैब। और फिलहाल आज के एडिशन में आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।